ये एक सार्वभौमिक सत्य है। जेन ऑस्टिन का मशहूर उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस इन्हीं शब्दों से शुरू होता है। कमाल है, 1813 में छपा था ये। हाँ, और आज भी लोग इसे उतना ही पढ़ते हैं। हमारे पास भी इसकी कुछ दिलचस्प समीक्षाएं और विश्लेषण हैं। बिल्कुल, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के जरिए इस किताब की गहराई में उतरें। हाँ, मतलब ये समझना कि प्यार, समाज में रुतबा, इज्जत और ये जो किरदारों की परख है, ऑस्टिन ने कैसे पेश किया है। और क्यों, मतलब 200 साल बाद भी कहानी इतनी असरदार लगती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कहानी का माहौल क्या है, सेट कहाँ है ये कहानी हमें ले जाती है 19वीं सदी की शुरुआत के इंग्लैंड में। एक देहाती इलाका है। अच्छा। और कहानी घूमती है बेनेट परिवार के इर्द गिर्द। उनकी 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां। हाँ। और उनमें से खास है एलिजाबेथ बेनेट। वो काफी तेज दिमाग वाली हैं, थोड़ी जिद्दी भी और अपनी सोच रखती हैं। कहानी में असल हलचल तब होती है जब पास की एक बड़ी एस्टेट में मिस्टर बिंगले आते हैं रहने। और उनके साथ होते हैं उनके दोस्त मिस्टर डार्सी। अमीर हैं लेकिन थोड़े मगरूर मिजाज के लगते हैं शुरू में। हाँ, यही से शुरू होता है वो प्राइड और प्रेजुडिस वाला एंगल, है ना, मतलब अभिमान और पूर्वाग्रह। बिल्कुल। शुरू की मुलाकातों में काफी गलतफहमियां हो जाती हैं। और उस वक्त के समाज के जो तौर तरीके थे वो भी एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं उनके बीच। आपने सही पकड़ा। उपन्यास यही दिखाता है कि कैसे एलिजाबेथ और डार्सी दोनों ही अपनी पहली सोच और अपनी गलतियों का सामना करते हैं। ये सिर्फ बाहरी सफर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके अंदरूनी बदलाव का सफर है। वो अपने अभिमान और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठते हैं। और फिर आखिरकार? हाँ, आखिरकार एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और इज्जत महसूस करते हैं। किरदारों की बात करें तो एलिजाबेथ बेनेट कमाल का किरदार है ना? वो मजाकिया है, समझदार है और उस दौर की औरतों से जो उम्मीदें थीं उनको वो चुनौती देती है। हाँ, जैसे दौलत से ज्यादा प्यार को अहमियत देना। बिल्कुल, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। और थोड़ी जल्दबाज भी लगती हैं कभी-कभी राय बनाने में। हाँ, और यही बात उन्हें और असली बनाती है, मतलब परफेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर डार्सी। हाँ, डार्सी शुरू में तो वो बहुत ही ठंडे और घमंडी लगते हैं। यही तो कहानी दिलचस्प होती है। हाँ। जब धीरे धीरे पता चलता है कि वो असल में कितने दरिया दिल, कितने उसूलों वाले इंसान हैं। हाँ, और ऑस्टिन ये कमाल का करती हैं, वो डार्सी का बदलाव एकदम से नहीं दिखाती। नहीं, वो छोटे छोटे इशारे होते हैं। बिल्कुल। उसके कुछ गुप्त काम होते हैं। फिर वो एक खत लिखता है एलिजाबेथ को। हाँ, वो खत, वो तो टर्निंग पॉइंट है। हाँ, उससे परतें खुलती हैं और पाठक का नजरिया भी एलिजाबेथ के साथ साथ बदलता है। लेकिन कहानी सिर्फ इन दोनों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी किरदार भी बहुत अहम है, जैसे मिस्टर और मिसेस बेनेट। हाँ, उनमें वो समझदारी और जज्बात का जो असंतुलन है वो दिखाता है कि मुश्किलें कैसे पैदा होती हैं। फिर जेन बेनेट और मिस्टर बिंगले हैं। उनकी कहानी थोड़ी सीधी सादी प्यारी सी है। हाँ, एक आइडियल रोमांटिक जोड़ी जैसी। और फिर वो जॉर्ज विकम। ओहो, विकम, वो तो पहली छाप की धोखे का सबसे बड़ा उदाहरण है। सही कहा। वो दिखाता है कि पहली मुलाकात कितनी भ्रामक हो सकती है। किताब का नाम ही इतना कुछ कहता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं है। एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह और डार्सी का अभिमान ही वो असली दीवारें हैं उनके रिश्ते में। और ये उपन्यास उस वक्त के समाज पर भी एक तरह की टिप्पणी है ना? हाँ, जरूर। वो जो इंग्लैंड का सख्त सामाजिक ढांचा था, क्लास सिस्टम। शादियां भी अक्सर सामाजिक रुतबे और पैसे का सौदा होती थी। बिल्कुल, वो रीजेंसी युग था, करीब 1811 से 1820 का। महिलाओं के लिए अधिकार बहुत सीमित थे। जैसे वो जायदाद वाली बात। हाँ, जैसे बेनेट परिवार की जायदाद किसी पुरुष वारिस को ही मिल सकती थी। बेटियों की शादी अच्छे घर में होना इसलिए भी जरूरी था, परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए। तो ऑस्टिन कहीं ना कहीं इस सिस्टम पर सवाल उठा रही हैं। हाँ, वो बहुत बारीकी से दिखाती हैं ये सब। और फिर इज्जत और नैतिकता का मुद्दा भी है। हाँ, जैसे लिडिया और विकम का भाग जाना। कैसे वो एक घटना पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा देती है। और सच्ची नेकी क्या है, वो दिखावे में नहीं है। नहीं, वो कामों में है। जैसे डार्सी चुपचाप उनकी मदद करता है बिना किसी को बताए। और एलिजाबेथ का किरदार उस वक्त के हिसाब से काफी आगे का है। हाँ, एक तरह से देखें तो वो महिला आजादी की एक मिसाल जैसी है। वो सामाजिक दस्तूरों पर सवाल उठाती है, अपनी बात रखते हैं, अपने फैसले खुद लेना चाहती है, जो उस जमाने में बहुत बड़ी चुनौती थी। ऑस्टिन का लिखने का अंदाज भी
कमाल का है, वो जो व्यंग्य है, आयरनी। हाँ, कहानी तीसरे पुरुष में है, लेकिन उसमें वो व्यंग भरपूर है। कई बार शब्दों का मतलब वो नहीं होता जो दिख रहा। खासकर एलिजाबेथ के नजरिए से दुनिया को देखते हुए। बिल्कुल। और कहानी चलती कैसे है? ज्यादातर बातचीत से। हाँ, डायलॉग्स बहुत जानदार हैं। संवाद किरदारों को और कथानक को आगे बढ़ाते हैं, और सिंबल्स भी हैं। जैसे पेम्बरले, डार्सी की एस्टेट। हाँ, पेम्बरले एक तरह से डार्सी के अंदरूनी गुणों का प्रतीक बन जाती है। और वो खत? हाँ, खतों से राज खुलते हैं। बिल्कुल, खासकर डार्सी का खत वो सच सामने लाता है। और सबसे जरूरी शायद किरदारों का बदलना है, वो विकास। हाँ, एलिजाबेथ अपनी शुरुआती राय पर दोबारा सोचती है, डार्सी नर्म बनता है। और ये बदलाव बनावटी नहीं लगता, बहुत स्वाभाविक है। शायद इसीलिए ये किताब 1813 से आज तक छप रही है, लगातार। और कितने सारे रूपांतरण हुए हैं, अनगिनत। वो 1995 की बीबीसी मिनी सीरीज कॉलिन फॉर्थ वाली। हाँ, वो तो क्लासिक है। फिर 2005 की फिल्म कीरा नाइटली के साथ। और मॉडर्न टेक भी हैं, जैसे ब्रिजिट जोन्स डायरी। हाँ, वो इसी से प्रेरित है। यहाँ तक कि प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज भी बन गई। क्या बात है। तो ये सब दिखाता है कि ऑस्टिन के मुद्दे कितने यूनिवर्सल हैं। प्यार, सामाजिक दबाव, पहली छाप का धोखा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये उस समाज पर एक तीखी नजर है, इंसानी कमजोरियों का आईना है। और खुद को समझने और बेहतर बनने का एक तरह से जश्न भी है। हाँ, सार यही है कि एलिजाबेथ और डार्सी का रिश्ता वो गलतफहमी से शुरू होता है, फिर खुद की पड़ताल होती है, और आखिरकार बदलाव आता है। और यही बात इसे आज भी इतनी दमदार और यादगार बनाती है। बिल्कुल सही। ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या पहली छाप हमेशा धोखा देती है, या आज भी हमारा समाज लोगों को वैसे ही बाहरी दिखावे से आंकता है जैसे ऑस्टिन के जमाने में होता था? ये सोचने वाली बात है, बहुत प्रासंगिक सवाल है आज भी।